इमेजिन कीजिए आप साल 2012 में खड़े हैं, सैटरडे इवनिंग है, पार्किंग फुल है, थिएटर्स फुल हाउस है और फूड कोर्ट में सीट मिलना मुश्किल है और नोएडा के हर इंसान के मुंह पे सिर्फ एक ही जगह का नाम है, द ग्रेट इंडिया पैलेस, जीआईपी मॉल। लेकिन 2026 में इस मॉल को क्या हुआ? आज इस मॉल के कई कॉरिडोर शांत दिखते हैं, कई शॉप्स बंद हो चुके हैं और हर इंसान के जुबान पे एक ही सवाल है कि आज जीआईपी मॉल को क्या हुआ? क्या बिल्डर फेल हो गया? क्या प्लानिंग सही नहीं थी, या फिर लोकेशन खराब थी, या फिर रियल एस्टेट का कोई ऐसा रूल है जो हर एक इन्वेस्टर को जानने की जरूरत है? आज हम सिर्फ एक मॉल की स्टोरी नहीं देख रहे हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि रियल एस्टेट में सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही इनफ नहीं होता, बल्कि फ्यूचर को भी समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अभिषेक सिंह फ्रॉम अंक रियलिटी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तुरंत दबाएं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिस ना करें। अंक रियलिटी पे आपको रियल एस्टेट की हिडन स्टोरीज और मार्केट इनसाइट्स देखने को मिलती है। 2000 की शुरुआती सालों में नोएडा जैसा आज है वैसा नहीं था। एक्सप्रेस वे बन रहा था, आईटी कंपनीज आना शुरू ही हुई थी, मेट्रो का नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा था, सेक्टर 18 धीरे धीरे नोएडा का कमर्शियल हब बनता जा रहा था और इसी दौरान एक एम्बिशियस आइडिया आया, एक ऐसा शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए जो सिर्फ नोएडा के लिए नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर का एक अट्रैक्शन पॉइंट हो। और इसी के साथ आया द ग्रेट इंडिया प्लेस, जिसे हम आज जीआईपी मॉल के नाम से जानते हैं। उस वक्त ये सिर्फ एक मॉल नहीं था, ये नोएडा की ग्रोइंग इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिंबल था। बहुत लोग सोचते हैं कि एक मॉल की असली सक्सेस उसके लोकेशन में छिपी हुई होती है, बट रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। जीआईपी को उस समय एक ऐसे विजन के साथ डेवलप किया गया था जहां पे शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली आउटिंग सभी एक ही कैंपस के अंडर हो। उस समय इंडिया में डेस्टिनेशन मॉल्स का कॉन्सेप्ट काफी नया था। बिल्डर्स ये चाहते थे कि इंसान सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि पूरा टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे मॉल में आए और ये स्ट्रैटेजी काफी समय तक सक्सेस भी थी। लेकिन यही रियल एस्टेट का एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। रियल एस्टेट में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना मुश्किल तो होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल उस प्रोजेक्ट को 20 साल तक रेलेवेंट रखना। मार्केट हर 5 से 7 साल में बदलता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, कंपटीशन बढ़ता है और जो इस समय के साथ इवॉल्व ना हो मार्केट उसे धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। 2007 से लेकर के लगभग 2015 तक जीआईपी मॉल नोएडा का किंग था। यहाँ इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स आए, सिनेमा, रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन और एंटरटेनमेंट ने इसे वीकेंड डेस्टिनेशन बना दिया। लेकिन इसी सक्सेस के पीछे धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा था जो आगे जाकर नोएडा के रिटेल मार्केट का गेम बदलने वाला था और इसी कॉम्पिटिटर का नाम है डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। लेकिन सिर्फ डीएलएफ ही जीआईपी के डाउनफॉल का रीजन नहीं है, असली रीजन इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसे ही हम आगे जाकर के डिकोड करने वाले हैं। 2016 नोएडा में एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक मॉल नहीं था, ये रिटेल इंडस्ट्री का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल था। 7 फ्लोर्स, 300 प्लस लग्जरी ब्रांड्स, डेडिकेटेड शॉपिंग जोन्स, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल मॉल मैनेजमेंट। अब सवाल यह है कि अगर जीआईपी की भी लोकेशन सेम थी तो लोग डीएलएफ की तरफ क्यों खींचे चले गए? रीजन सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, रीजन था बिजनेस मॉडल। यहाँ से रियल एस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शुरू होता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि जीआईपी के डिफरेंट रिटेल यूनिट्स डिफरेंट ओनर्स को बेच दिए गए थे। एक शॉप किसी और की, दूसरी शॉप किसी और की और तीसरी शॉप किसी और इन्वेस्टर की। इसका नुकसान क्या? अगर कोई ब्रांड खाली करता है तो उस शॉप को दोबारा रेंट पे चढ़ाना सिर्फ ओनर की जिम्मेदारी है और यहीं पे मैनेजमेंट अपना कंट्रोल लूज करता है, बिकॉज हर ओनर का डिसीजन अलग होता है, हर ओनर की प्राइसिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पे कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं था और मैनेजमेंट के पास कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं बचा। इसी के ऑपोजिट में डीएलएफ जैसे मॉल्स में डेवलपर्स ज्यादा कंट्रोल रिटेन करते हैं और स्टोर्स को हमेशा लीज मॉडल पर ऑपरेट करते हैं। इससे ब्रांड मिक्स और कस्टमर एक्सपीरियंस को रेगुलरली अपडेट करना एंड इंप्रूव करना पॉसिबल होता है। यही रियल एस्टेट का गोल्डन रूल शुरू होता है। प्रॉपर्टी बेचना और डेस्टिनेशन क्रिएट करना दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे ही जीआईपी कंपटीशन से लड़ ही रहा था तो 2020 में आ गया कोविड और दोस्तों मानिए कोविड बहुत सारे ब्रांड्स के फेलियर का मेजर रीजन रहा है। कई मॉल्स महीनों तक बंद रहे, कई ब्रांड्स तो परमानेंटली एग्जिट भी कर गए। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी एप्स की हैबिट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जैसे ही हम जैसे लोग कोविड से निकले वैसे ही कस्टमर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस थे और कस्टमर्स ने वही मॉल चूज किया जहां नया यूजर एक्सपीरियंस था। यहीं से जीआईपी का डिक्लाइन थोड़ा सा और फास्ट हो गया।
पेंडेमिक के बाद काफी फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा और यहीं से एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड पे और भी बर्डन बढ़ गया। नहीं, अगर कोई कहता है कि सिर्फ डीएलएफ की वजह से जीआईपी मॉल पीछे रह गया तो ये आधा सच है। असली रीजंस थे कंपटीशन का बढ़ना, कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज होना, ऑनलाइन शॉपिंग का राइज, फ्रेगमेंटेड ओनरशिप, पेंडेमिक का इम्पैक्ट और टाइमली री इन्वेस्टमेंट का चैलेंज। रियल एस्टेट में हमेशा एक लाइन याद रखना कि लोकेशन तो किंग होती ही है, लेकिन असली एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट ही उस किंग को जिंदा रखते हैं। और जब मैनेजमेंट फ्यूचर ट्रेंड्स के हिसाब से इवॉल्व नहीं करता तो एक अच्छी लोकेशन भी अपनी वैल्यू लूज कर देती है। इसी वजह से आज जीआईपी बिजनेस स्कूल्स के लिए और रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा केस स्टडी बन चुका है। अब सवाल आता है, क्या जीआईपी मॉल सच में कंप्लीटली फेल हो चुका है? हमारे ओपिनियन में बिल्कुल भी नहीं, और यही बात बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। आज भी नोएडा में जीआईपी उन मॉल्स में से एक है जिसे बेस्ट लोकेशन मिली है। सोचो, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस में, डीएनडी और नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, दिल्ली से डायरेक्ट एक्सेस, हजारों ऑफिस एम्प्लॉयज, लाखों की रेजिडेंशियल पॉपुलेशन और पास ही डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और एंटरटेनमेंट सिटी। मतलब लोकेशन आज भी सबसे प्रीमियम है। प्रॉब्लम लोकेशन नहीं, प्रॉब्लम है पोजीशनिंग एंड इवोल्यूशन। रियल एस्टेट में एक रूल है, अच्छी लोकेशन आपको स्टार्ट दिलाती है, लेकिन इनोवेशन ही आपको सरवाइव कराती है। अगर आज किसी को जीआईपी को रिवाइव करने की जिम्मेदारी दी जाए तो उसे सिर्फ नए ब्रांड्स लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे जीआईपी को शॉपिंग मॉल से एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन बनाने पे ध्यान देना चाहिए। आज के कस्टमर को सिर्फ शॉपिंग नहीं चाहिए, उसे चाहिए लाइव इवेंट्स, प्रीमियम फूड, फैमिली एंटरटेनमेंट, गेमिंग, किड्स अट्रैक्शंस, वीकेंड फेस्टिवल्स, इन्फ्लुएंसर फ्रेंडली स्पेसेस। आज के टाइम लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक्सपीरियंस खरीदते हैं। इसी वजह से दुनिया के सक्सेसफुल मॉल सिर्फ रिटेल पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो एंटरटेनमेंट, इवेंट्स और लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और आप जल्द ही जीआईपी को रिवाइव होता हुआ देखने वाले हैं। अगर आप एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं तो जीआईपी की स्टोरी से 5 लेसन्स को जरूर ध्यान में रखिए। लेसन 1, कभी भी करंट सक्सेस को देख करके इन्वेस्ट ना करें, फ्यूचर कंपटीशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। लेसन 2, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट। लेसन नंबर 3, कमर्शियल प्रॉपर्टी में सिर्फ बिल्डिंग नहीं, फुटफॉल ही असली इनकम जनरेट करता है। लेसन नंबर 4, अगर मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर करोगे तो प्रोजेक्ट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेसन नंबर 5, रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म गेम है। जो प्रोजेक्ट टाइम के साथ इवॉल्व करता है वही 20 से 30 साल तक इनकम जनरेट कर सकता है। जीआईपी मॉल की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा रिस्क खराब लोकेशन नहीं होता, बल्कि चेंजेस को इग्नोर करना होता है। एक वक्त था जब जीआईपी मॉल नोएडा की पहचान था। आज नोएडा बदल चुका है, कस्टमर्स बदल चुके हैं, बिजनेस मॉडल्स बदल चुके हैं, और हमेशा वही कंपनी सरवाइव करती हैं जो वक्त के साथ अपने आप को बदलती हैं। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के ऐसी डीप केस स्टडीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज अंक रियलिटी पे मिलता है आपको रियल एस्टेट का असली सच and market insights. So this is Abhishek Singh signing off. See you in the next video जहां हम डिकोड करेंगे रियल एस्टेट के एक और सक्सेस या फेलियर को।